हमने टॉपिक लिया है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 8 सीबीएसई का टॉपिक है। तो एक्चुअली एटम क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड उसके शेल होते हैं, आप उसको ऑर्बिट कह सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली अदर देन न्यूक्लियस, अदर देन जो न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोलते हैं, जो भी अदर देन न्यूक्लियस है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर पार्ट है तो वहां कौन रहता है, तो वहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली अगर आप किसी एलिमेंट का एटम देते हैं, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में क्या होता है ना, तो फ्री स्टेट में जो भी एटम है तो जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक्चुअली जितने प्रोटॉन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन रहते हैं एलिमेंट स्टेज में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहते हैं, अगर उनका मास सम करे, अगर उनका मास सम करे तो इसको ही कहते हैं मास नंबर। मास नंबर या इसको ही एटॉमिक मास नंबर ऐसे कहते हैं, इसको ही एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है, +1 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -1 निगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर वो होता है +1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁹ कूलम। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एटम में इक्वल है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्चुअली एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर एलिमेंटल स्टेज में अगर कोई भी अगर हम एटम देखते हैं तो ओवरऑल उसके ऊपर क्या रहता है, चार्ज 0 होता है। तो एटम क्या होता है, एटम अगर हम फ्री स्टेट की बात करें या हम ऐसे कहें एलिमेंटल स्टेट में, तो एलिमेंटल स्टेट में जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री मूव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में या अदरवाइज इस एटम से इस एटम में, यानी कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्री मूव करते हैं। तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट यानी कि उस एलिमेंट के ऐसे एटम जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करते हैं या मान लीजिए शिफ्ट करते हैं अपने से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली जनरली जो है वो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, metals are good conductors of electricity। तो यानी कि ये जो मेटल्स रहते हैं या उनके जो एटम रहते हैं उनमें से क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से होता है। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो सिल्वर है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये एक्चुअली ये कुछ मेटल्स है कि ये बहुत अच्छे इजीली फ्लो करते हैं। तो एक्चुअली मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है उसमें से कितना ज़्यादा करंट पास करता है तो उसको मेजर करते हैं कंडक्टिविटी में।
कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल वाली। तो क्या होगा कि जो भी कंडक्टर वेरी गुड है, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या ज़्यादा रहेगी। तो यानी कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कह सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो अगर किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें से करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते आसानी से, करंट पास। तो उसमें से क्या होता है, इन जो भी सब्सटेंस है तो इसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली इनके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते। तो एक्चुअली ये जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, तो ये क्या है, तो ये इंसुलेटर्स है। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए हम इस मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे जो भी वायर्स वगैरह है वो किससे बनते हैं, तो रबर से बनती है या प्लास्टिक से बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होती है तो उनका जो भी कोटिंग होता है, तो कोटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ बनाने के लिए रबर, प्लास्टिक ऐसे मटेरियल से यूज किया जाता है। और एक्चुअली ये जो मटेरियल है इनका कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पास करने की या इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जो भी उनकी कैपेसिटी है, तो ये क्या रहती है, जीरो होती है। तो जीरो होने के कारण इसमें से क्या होता है कि करंट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस है जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर ये कुछ हम बैंड पकड़ ले तो इस बैंड के बीच में सेमीकंडक्टर्स आते हैं। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मीन्स हमें जितना चाहिए उतना करंट पास करने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन ये कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं है। कंडक्टर में जितना करंट पास करना है ये हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, या इंसुलेटर में ज़्यादा करंट पास करना है या रोकना हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सेमी कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिसमें से जो भी इलेक्ट्रिक करंट है तो वह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेमी जो कंडक्टर्स है तो उनका यूजेस अलग अलग डिवाइसेस में बनने में, या ट्रांजिस्टर में बनने में, या जो भी अभी नए आईसीज आ रहे हैं, आईसीज है, ट्रांजिस्टर है, या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो इनमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके एग्जांपल्स है सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मेनियम, उसके बाद है गैलियम, और उसके बाद है आर्सेनाइड। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है कि जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस है जो कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में आते हैं, और जो भी जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो भी है तो ये इन दोनों के जो कंडक्टर और इंसुलेटर इनके बीच में आता है इनका प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए हमने देखा कि मेटल जो होते हैं, मेटल सॉलिड जो होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इवन कुछ लिक्विड होते हैं जो पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो ऐसे लिक्विड की जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उनको इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कहा जाता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट क्या आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी ले लिए, पानी में अगर आप एसिड डालिए या बेस डालिए या सॉल्ट डालिए, ये क्या होता है कि पानी में जाके क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाते हैं। तो आयंस यानी कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या अदरवाइज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर आयन है तो उसको हम बोलते हैं कटायन, अगर निगेटिव चार्ज आयन है तो इसको बोलते हैं एनायन। तो यानी कि जो भी सब्सटेंस पानी में जाने के बाद, यानी कि एक्वस बनने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयन में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो ऐसे सब्सटेंसेस है तो ये आयंस क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट आयन की मदद से या थ्रू आयंस या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड है कि जो पानी में जाने के बाद, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन के बाद आयन में टूटते नहीं, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी उनसे पास होता नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है उनके मॉलिक्यूल वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर लीजिए, यूरिया लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है कि जो पानी में जाने के बाद उनके क्या होता है, आयन में डिवीजन नहीं होता है और वो पानी में पूरे मॉलिक्यूल की तरह ही अवेलेबल रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो ऐसे सारे लिक्विड उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमारा जो सिलेबस है, तो सिलेबस में हमें एसिड दिया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दिया है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है। तो ये हमें एसिड दिया है। बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है जो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, करंट पास करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये कुछ सॉल्ट हमें दिया है। इवन हमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, तो ये हमें सॉल्ट दिए हैं कि ये सॉल्ट क्या है, हमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं और इनके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। हमारा जो भी सिलेबस है इसमें लेमन जूस हो गया, उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन, देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद विनेगर है, CH3COOH, यानी विनेगर कह सकते हैं इसे, या एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए सोप सॉल्यूशन अगर पकड़ते हैं, सोप सॉल्यूशन यानी KOH भी हो सकता है या NaOH भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक्चुअली सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके देते हैं। और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद केरोसिन, तो एक्चुअली केरोसिन है। इवन हमारे पास बेंजीन आता है। तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली डिस्टिल जो वाटर होता है, अगर आपने डिस्टिल वाटर लिया तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करके मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं तो उसमें चांसेस है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करके मिल जाएगा। और ये जो है लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH यानी एसिटिक एसिड, सोप सॉल्यूशन KOH या NaOH, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है। इसके थ्रू अगर आप उनको पानी में डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ कोई मान लीजिए एक बीकर लेते हैं, बीकर में हमने क्या लिया, मान लीजिए पानी ले लिया, और पानी में मान लीजिए हमने क्या क्या डाला है, इधर लेमन जूस डाला, या सॉल्ट डाला, या डाइल्यूट HCl डाला, या डाइल्यूट H2SO4 डाला, या CH3COH डाला, या सोप सॉल्यूशन डाला। हम क्या अलग अलग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये कंटेनर निकाला है हमने, ये इलेक्ट्रोड निकाले हैं, और इलेक्ट्रोड कैसे जोड़े हमने, बैटरी से जोड़े। तो बैटरी से जोड़े हमने, तो यहाँ क्या है, ये मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल है, ये मान लो ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल थे अगर जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल थे जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एनोड। और जो भी निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ा है तो इसको बोलते हैं कैथोड। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, और ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रोड है, और ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में मेजरली पानी लेंगे तो पानी के साथ हम लेमन जूस ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। और ये जो है यहाँ एक्चुअली ये जो जोड़ा है, तो ये क्या जोड़ा है, हमने सेल बोल सकते हैं या बैटरी जोड़ा है। अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे। हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे। तो इस बल्ब से हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर ये बल्ब ग्लो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से करंट पास हो रहा है।
अगर ये बल्ब नहीं ग्लो हो गया तो यानी कि इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। और देखिए करंट हमेशा कहाँ से पास होता है, करंट जो भी पास होता है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो एक दूसरे के अपोजिट में ट्रैवल करते हैं। तो अगर हमने जो भी अभी मान लीजिए ये ऊपर सब्सटेंसेस लिए हैं, तो इसमें से क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, तो इसमें से क्या होगा, बेंजीन है नहीं, बेंजीन। तो एक्चुअली ये जो सब्सटेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, लेकिन ये जो सब्सटेंस है तो बाकी के, तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। तो ये हमें कैसा पता लग गया, तो ये अगर बल्ब ग्लो हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें से करंट पास कर रहा है। अगर पास कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और बाकी के मटेरियल जो ग्लो नहीं कर रहे हैं ये बल्ब, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मान लीजिए हमने एक सेटअप बना दिया है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया उसे, और उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया, उसमें कैथोड डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जनरली हम पानी लेते हैं, वो पानी के साथ एसिड या बेस या सॉल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl क्या लिया हमने, सॉल्ट लिया, तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, पानी में जब जाएगा तो कैसे टूटेगा, Na+ एंड Cl-। जो पॉजिटिव चार्ज आयन रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कटायन, और निगेटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। तो देखिए अगर आप पानी की बात करें तो पानी में क्या मिलेगा आपको, Na+ भी मिलेगा एंड Cl- भी मिलेगा। तो क्या होता है कि चार्जेस क्या होते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास, तो कैथोड के पास जाएंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, कटायन। ये जो निगेटिवली चार्ज आयन है वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। ये एक्चुअली पॉजिटिव है राइट, और ये मान लीजिए निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनायन। और जब ये एनायन जब इधर जाएंगे तो सेटल होने के लिए क्या करेंगे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ जब जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। जब इधर मान लीजिए यहाँ ये जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन जब ये जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो भी रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन सोडियम ले लेगा, तो सोडियम ले लेगा, और सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम Na+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस क्या है कि क्लोरीन Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। वही रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, सोडियम ने। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा। और यहाँ एक्चुअली हम क्या लगा सकते हैं, तो बल्ब लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो करंट को पास करते हैं। हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो क्या हो सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है, जो पानी में जाने के बाद क्या होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। अगर हम मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है, वीक एसिड आते हैं या वीक बेसिस आते हैं, जो पानी में जाके जो उनका डिसोसिएशन है, तो यानी आयन में टूटना, वो क्या रहेगा, दैट इज लेस देन 100%, यानी कि वो 100% आयन में टूट नहीं पाते हैं। तो आयन में यानी कि क्या, पॉजिटिवली चार्ज कटायन एंड निगेटिवली चार्ज एनायन। तो अगर मान लीजिए अगर आपने कोई भी सब्सटेंस डाला, एसिड डाला या बेस डाला, तो वो क्या होता है कि पानी में जाके अगर 100% टूट गए तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड भी हो सकता है या वीक बेसिस भी हो सकता है। एक्चुअली सॉल्ट नहीं आता है। सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट पानी में डालेंगे तो 100% डिसोसिएट कर ही लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है
देन सल्फ्यूरिक एसिड आता है, एंड देन नाइट्रिक एसिड आता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड से। अगर हम बेस की बात करते तो NaOH है, उसके बाद KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, सॉरी वीक एसिड की बात करें तो ये है CH3COOH है, उसके बाद H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। हाँ, और अगर वीक बेस की बात करें तो मान लीजिए आपके पास NH3 लीजिए, अमोनिया जो है वो एक वीक बेस होता है। तो ये आपके वीक बेस के एग्जाम्पल हो गए। लीजिए आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया या वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें क्या होगा कि लार्ज करंट पास हो जाएगा या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। लेकिन इधर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो जो लार्ज जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, तो लार्ज करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि लेस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि फीबल करंट पास होगा, यानी कि कम क्वांटिटी का करंट पास होगा। तो मान लीजिए अगर आपने बल्ब लगाया तो बल्ब लगाने के बाद क्या होगा कि वो इतनी ताकत नहीं है उसके पास, करंट के पास, कि वो बल्ब ग्लो करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसके बाद आपको पता लग रहा है कि भाई उसमें बल्ब करंट पास नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आजकल क्या करते हैं कि आजकल एक्चुअली ये LED बल्ब है, तो ये जो LED बल्ब है तो LED बल्ब लगाते हैं उसके बजाय। तो LED जो बल्ब होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो एकदम आपका लेस भी अगर करंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम भी है तो भी वो स्मॉल करंट भी डिटेक्ट कर लेता है। तो एकदम स्मॉल करंट रहेगा या फीबल करंट रहेगा तो भी उसको वो डिटेक्ट कर लेता है LED। तो उसकी वजह से क्या होता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो कम ताकत से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन भेजने का अगर वो कम है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन में जो भी हमने सॉल्यूट लिया है वो वीक है क्या स्ट्रांग है। जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो करते वक्त अगर हमने मैग्नेटिक कंपास अगर हमने वायर के बाजू में रखा तो भी उससे क्या हो जाएगा कि अगर मैग्नेटिक वायर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर मैग्नेटिक वायर अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है मीन्स वायर में से क्या हो रहा है कि करंट पास कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए LED बल्ब नहीं है तो मैग्नेटिक कंपास उसके बाजू में रखकर भी आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम उससे बोल सकते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो प्योर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। लेकिन अगर आपने जो वाटर प्योर नहीं है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। क्योंकि ये जो वाटर होता है यानी कि जो हमारे घर में नल में वगैरह आता है, टैप में आता है, तो इस वाटर में क्या रहते हैं कि डिजल्ट सॉल्ट रहते हैं। तो डिजल्ट सॉल्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसके लिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल स्विचेज जो है उसको अगर टच कर रहे हैं तो कभी भी आप गीले हैंड या वेट हैंड से उसको टच नहीं करना है। अगर आप टच करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें से आपके हाथ में पानी थ्रू आपके हाथ को बॉडी में से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा और उससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट अगर यूज कर रहे हैं विथ वेट हैंड, वी शुड अवॉइड दैट, बिकॉज जो भी हमारे घर में टैप वाटर आता है वो कम्प्लीटली प्योर नहीं रहता है। हम इसको ऐसे ही प्योर वाटर को ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या रहता है, डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर रहता है कि उसमें से जो भी इम्प्यूरिटीज है, सॉल्ट वगैरह है, वो सारे रिमूव किए जाते हैं। इसकी वजह से इसके थ्रू जो प्योर वाटर है या डिस्टिल्ड वाटर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल वाटर जो है, आपको टैप वाटर आता है, तो टैप वाटर जो आता है तो टैप वाटर में क्या रहता है, सॉल्ट रहता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ब्रेकिंग डाउन, यानी कि किसी भी जो भी सब्सटेंस है उसको ब्रेक करना उसके अलग अलग कंपोनेंट में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में मान लीजिए अगर हमने पानी लिया, इसमें मान लीजिए कोई हल्का सा एसिड डाला, हाँ हल्का सा क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस OH- में पानी टूट जाएगा। और इस प्रोसेस को पानी क्या हो गया कि कटायन और एनायन में टूट गया, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। मेटल हो गए, एलो हो गए, उनको कोटिंग की जाती है जिससे वो रस्टिंग होने से बच जाए या उनको शाइन करे, या घर में भी जो भी हम स्टेनलेस स्टील वगैरह यूज़ करते हैं या कोई शाइनी मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का निब दे दिए तो ये कैसे शाइन कर रहा है, तो ये क्या है, कोटिंग किया है। उसके बाद एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो जब भी ओर से कोई भी मटेरियल निकालना है तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये मेटल निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मेथड किया जाता है। अगर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का ही यूज़ किया जाता है। उसमें एक्चुअली एनोड थिक रॉड रहता है इम्प्योर मेटल का, द सेम मेटल की जो हम कैथोड में लगाने वाले, लेकिन वहाँ क्या होता है कि थिन रॉड होती है उसकी, और उसमें क्या होता है कि प्योर मटेरियल होता है। जब भी उसमें मान लीजिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई करंट पास करते हैं, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, और मान लीजिए यहाँ से ये बैटरी है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि जो भी मेटल है, तो मेटल के जो भी कटायन है तो वो यहाँ एक्चुअली निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमें ये एक्चुअली ये जो थिन रॉड है वो थिक में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें क्या मिलता है, यहाँ प्योर मटेरियल डिपॉजिट मिलता है। तो ये मेथड भी क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में यूज हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है तो वो एक्चुअली एक मेटल होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का कोटिंग किया जाता है, कवरिंग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू करते हैं ये। और एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मटेरियल है कि जिसके ऊपर कोटिंग किया जाता है तो वो मटेरियल प्रिवेंट करते हैं हम रस्ट से, करोजन से। और मेटल को रिफाइन करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए भी ये मेथड यूज की जाती है। और एक्चुअली अट्रैक्टिव आर्टिकल्स बनाने के लिए, घर में अगर मान लीजिए कोई भी चमकदार कोई भी बर्तन वगैरह बनाने हैं, वेसल्स बनाने हैं, तो इस प्रोसेस का यूज हो जाता है। और एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसके ऊपर आपको कोटिंग करनी है, वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ लगाना है, तो कैथोड पे लगाना है, यानी निगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। क्योंकि क्या होता है ना, मेटल देखिए, मेटल कहाँ जाएंगे, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव आयन रहते हैं, तो वह कहाँ भागने की कोशिश करेंगे, तो निगेटिव टर्मिनल की तरह भागने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो भी मेटल के आयन है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, जो कोटिंग है वो कोटिंग हो जाएगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगा।